आप सभी को नमस्ते। आपका अपने YouTube चैनल लॉ ऑफ ट्विन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। लॉ ऑफ टोट्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी और ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले जो 6 लेक्चर हैं वो मैं प्ले लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करना है जनरल डिफेंस का टॉपिक, और ये जनरल डिफेंस का पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें हम 3 जनरल डिफेंस पढ़ेंगे और अगले पार्ट में हम रिमेनिंग जो बाकी बचते हैं वो जनरल डिफेंस पढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। इवन जो बाकी इनएविटेबल एक्सीडेंट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक्ट ऑफ गॉड के साथ डिफरेंस करके क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। हाउएवर डिफरेंस हम अगले लेक्चर में करेंगे, पर स्टिल आपको इनएविटेबल एक्सीडेंट पहले पता तो हो, तभी तो एक्ट ऑफ गॉड के साथ डिफरेंस आप कर पाओगे। हम इसमें लैंडमार्क केसेस भी देखेंगे। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। और आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा आपको। देखिए, जब भी कोई केस स्टार्ट होता है तो केस करने वाली पार्टी प्लेंटिफ होती है और जिसके ऊपर केस होता है वो पार्टी डिफेंडेंट होती है। प्लेंटिफ अपने आरोप लगाता है कि डिफेंडेंट ने ऐसा किया वैसा किया। अब डिफेंडेंट कुछ एक डिफेंस ले सकता है। ये जो डिफेंसेस हैं ये डिफेंडेंट को दिए गए हैं हमारे लॉ ऑफ टोर्ट में, जिनको हम लोग जनरल डिफेंसेस बोलते हैं। जब भी डिफेंडेंट के ऊपर केस होगा तो डिफेंडेंट ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 प्रकार के डिफेंस ले सकता है। वो 8 प्रकार के डिफेंसेस लेके अपना जो केस है वो प्रेजेंट कर सकता है। वो बता सकता है कोर्ट को कि भाई अगर उससे रॉन्गफुल एक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है। जैसे वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, प्लेंटिफ हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, all these are general defenses. That general defenses a defendant can take in the case if plaintiff brings a case against the defendant. When the plaintiff brings an action against the defendant for the particular tort, जब भी plaintiff defendant के against case start करता है, providing the existence of all essentials of tort, the defendant would be liable for the same. अगर plaintiff ने defendant के ऊपर केस किया, essentials पूरे कर दिए, प्रूव उसने tort को लेकर जो defendant ने किया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिफेंडेंट लाइबल हो जाएगा। लेकिन डिफेंडेंट कुछ डिफेंसेस ले सकता है। इस वीडियो में हम पहले 3 डिफेंसेस को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, जिसको कि हम लोग डिफेंस ऑफ कंसेंट भी बोल देते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस। देखो, डिफेंस ऑफ कंसेंट में आपको आगे बढ़ने से पहले सिंपली बताऊं तो डिफेंस ऑफ कंसेंट का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति ने, एक प्लेंटिफ है एक डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर केस किया है। अगर प्लेंटिफ बोल रहा है मेरे साथ टोट हुआ है, मेरे साथ डिफेंडेंट ने टोट किया है, पर प्लेंटिफ की उस एक्ट के लिए सहमति थी, प्लेंटिफ की उस एक्ट के लिए कंसेंट थी, तो डिफेंडेंट बच जाएगा। डिफेंडेंट को टोट के लिए लायबल नहीं किया जाएगा। अर्थात वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया मींस इफ प्लेंटिफ who is filing a case against the defendant himself agree to inflict harm upon himself. अगर प्लेंटिफ खुद एग्री होता है अपने ऊपर हार्म लेने के लिए, तो डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। प्लेंटिफ डिफेंडेंट से केस नहीं जीत सकता। डिफेंडेंट कैन टेक द डिफेंस ऑफ कंसेंट और डिफेंस ऑफ वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप कहीं पे क्रिकेट मैच देखने जाते हो, आप प्लेंटिफ हो, आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो और वहां पर क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया और बॉल आपके माथे पर लगी, आपको चोट आ गई। आपने क्रिकेटर के ऊपर केस कर दिया। क्रिकेटर यहाँ पे डिफेंडेंट बन गया, आप प्लेंटिफ बन गए। डिफेंडेंट जो क्रिकेटर होगा वो डिफेंस ले सकता है कि भाई प्लेंटिफ की अपनी सहमति थी, उसकी अपनी मर्जी थी, उसकी अपनी सहमति थी, वो खुद आया है मैच देखने के लिए, वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया मुझे मिलना चाहिए, डिफेंस ऑफ कंसेंट मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे प्लेंटिफ डिफेंडेंट को लाइबल नहीं कर पाएगा, डिफेंडेंट को डिफेंस मिल जाएगा। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। काफी बड़ा कंसेप्ट है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जनरल डिफेंस अवेलेबल टू द डिफेंडेंट। दिस इज डिफेंस ऑफ कंसेंट। ये सबसे पहला डिफेंस है जो डिफेंडेंट को अवेलेबल होता है। पहली बात याद रखना,
जनरल डिफेंसेस केवल और केवल डिफेंडेंट ही क्लेम करेगा, प्लेंटिफ क्लेम नहीं करेगा। प्लेंटिफ का कोई मतलब नहीं बनता। जो डिफेंड करता है अपने आप को, वही जनरल डिफेंसेस को क्लेम करता है। अकॉर्डिंग टू दिस डिफेंस, व्हेन अ पर्सन कंसेंट्स टू द इन्फ्लिक्शन ऑफ सम हार्म अपॉन हिमसेल्फ, ही हैज नो रेमेडी इन द टोट। क्या मतलब हुआ? अगर एक पर्सन, व्हेन अ पर्सन कंसेंट्स, सहमति देता है, टू इन्फ्लिक्शन ऑफ सम हार्म, किसी हार्म को इन्फ्लिक्ट करने के लिए अपने ऊपर, अपॉन हिमसेल्फ, अगर कोई व्यक्ति किसी हार्म के लिए खुद एग्री होता है, किसी नुकसान के लिए खुद एग्री होता है, ही हैज नो रेमेडी इन फॉर दैट इन टोट, तो टोट लॉ में उसे कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। अगर पर्सन खुद एग्री हुआ है नुकसान झेलने के लिए, तो कल को उसे कोई रेमेडी नहीं मिलने वाली है लॉ ऑफ टोट में। Therefore, if plaintiff voluntarily agrees to suffer harm, he cannot complain for that later on, and his consent will be good defense against him. और plaintiff ने खुद अपने आप एग्री हो गया, खुद वो, मान लो दो व्यक्ति आपस में रेसलिंग करते हैं, खुद अपनी सहमति से वो बॉक्सिंग कर रहे हैं, एक को चोट आ जाती है, जिसको चोट आएगी वो खुद एग्री हुआ है बॉक्सिंग करने के लिए, कल को वो किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता कि मुझे मेरे दूसरे वाले बॉक्सर ने चोट पहुंचा दी। अगर आप खुद क्रिकेट मैच देखने जाते हो कहीं पे, तो क्रिकेट मैच देखने खुद जा रहे हो, वहां पे आपको चोट आ रही है, तो आप क्रिकेटर के ऊपर केस नहीं कर सकते। या आप कहीं पे मान लो घुड़सवारी देखने जा रहे हो, घोड़ा अगर उछलांग लगाकर आपके ऊपर पड़ जाता है, आप स्पेक्टेटर हो, आप बाहर बैठ के घुड़सवारी देख रहे हो, पर घोड़ा एकदम से आपके ऊपर पागल होकर आ जाता है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप केस नहीं कर पाओगे। केस कर भी दो तो आपको फायदा नहीं होगा, आप केस नहीं जीतोगे। डिफेंडेंट विल टेक द डिफेंस ऑफ कंसेंट। एग्जाम्पल के रूप में, if A invites somebody to his house, now A cannot sue that person for trespass। अगर आपने अपने घर में किसी को खुद इनवाइट किया है कि मेरे घर में आइए, खाना खाने के लिए आइए, शादी है मेरे घर में, तो बाद में आप उन लोगों के ऊपर जो आपके घर में आए हैं इनवाइट करने के बाद, उनके ऊपर आप ट्रेसपास का केस नहीं कर सकते, बिकॉज यू एग्रीड योरसेल्फ दैट दे मस्ट कम इन योर होम। उसके बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो किसी ऑपरेशन को करवाने के लिए, और आप सहमति देते हो, साइन करते हो कि हाँ जी मैं एग्री हूं इस ऑपरेशन से, आप ये ऑपरेशन कर दीजिए, तो कल को अगर नुकसान हो जाता है किसी प्रकार का, तो आप डॉक्टर के ऊपर केस नहीं कर पाओगे। अब कंसेंट जो होती है स्टूडेंट्स, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस कंसेंट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने बोलकर, राइटिंग में, अपने वर्ड्स के माध्यम से कंसेंट दिया है। जैसे आप किसी को बोलते हो मेरे घर आइए, फोन करके बुलाया आपने, इनविटेशन दिया मेरे घर आइए, मतलब आप एक्सप्रेसली सहमति दे रहे हो कि कोई आपके घर में आए। और जब आपके घर में कोई आएगा, यू कैन नॉट सू फॉर ट्रेसपास, आप उसके ऊपर ट्रेसपास के लिए केस नहीं कर सकते। अगर करोगे तो वो व्यक्ति डिफेंस ऑफ कंसेंट वॉलंटरी नॉन फॉर इंजूरिया मांगेगा। इंप्लाइड कंसेंट आपकी एक्सप्रेस भी हो सकती है, कंसेंट आपकी इंप्लाइड भी हो सकती है। इंप्लाइड कंसेंट कैसे, कितने एग्जांपल्स हैं। आप क्रिकेट मैच देखने गए, वहां पे इंप्लाइड कंसेंट है कि आपको चोट आएगी, तो इसमें क्रिकेट स्टेडियम वाले लोग लाइबल नहीं होंगे, आपको हिमसेल्फ, आप खुद ही लाइबल, आप किसी को भी केस नहीं कर सकते, करोगे तो उनको डिफेंस मिल जाएगा। या मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में जाते जाते आपने किसी से लिफ्ट ली कि मुझे भी आगे तक ड्रॉप कर दो, आपने खुद लिफ्ट ली, आप जैसे गाड़ी में बैठे, इंप्लाइडली आपकी सहमति है कि अगर कल को एक्सीडेंट हो जाता है कोई रास्ते में, तो जिस व्यक्ति ने गाड़ी ड्राइव जो कर रहा है वो लायबल नहीं होगा, गाड़ी का मालिक लायबल नहीं होगा। ऐसा कुछ केस में हुआ था पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका के। इसमें क्या हुआ, इस केस में एक लेडी ने दूसरी लेडी से लिफ्ट ले ली, गाड़ी में बैठ गए, आगे जाके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जिस लेडी ने लिफ्ट ली थी, उस लेडी ने लिफ्ट देने वाले को के ऊपर केस कर दिया कि इसने गलत तरीके से गाड़ी चलाई और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे चोट आ गई। कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, इसने ठीक तरीके से गाड़ी चलाई है और आप खुद अपनी सहमति से गाड़ी में बैठे हो, तो इसमें ये पार्टी लायबल नहीं है। दिस इज योर इम्प्लाइड कंसर्न दैट इज शोन इन द केस ऑफ पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका। एक और केस है हाल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब 1932। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति, जो ऑटो रेसिंग क्लब होता है जहां पे गाड़ियों की रेस होती है आपस में, वहां पे एक व्यक्ति गया उस रेस को देखने के लिए। वो स्पेक्टेटर था, बाहर खड़ा था। हुआ क्या, एक जो कार थी वो ट्रैक से बाहर होकर उसके ऊपर आ गई, उसको चोट आ गई। उसने केस किया, जो ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब है उसके ऊपर हॉल ने केस कर दिया कि भाई आपकी गाड़ी से मुझे चोट आ गई। जब कोर्ट में केस गया तो ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब ने डिफेंस ऑफ कंसर्न मांगा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मांगा,
और कोर्ट ने इनको डिफेंस ऑफ कंसर्न दिया। कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही बात है, इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो एक नेचुरली एक्सीडेंट हो गया, पूरी केयर करी थी और काफी टाइम से ये ऑटो रेसिंग क्लब चल रहा है, तो किसी की गलती इसमें नहीं है, ये तो हो गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें कोर्ट ने बोला ये तो एक अनफोर्सिन इवेंट था, किसी को पता नहीं था ऐसा होने वाला है। और दूसरा, वॉलंटाइन नोटिफिकेशन इंजुरिया खुद सहमति से हो लाया था, तो इसमें ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप एलएलबी कर रहे हो, आप बीए एलएलबी कर रहे हो, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया की लॉ कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, आप हमारे लेक्चर परचेज कर सकते हैं। हमारा जो मटेरियल होता है वो कोई किसी प्रकार के एआई का मटेरियल नहीं है कि हाँ कुछ भी दे दिया, गलत मटेरियल दे दिया। हमारा मटेरियल ऑथेंटिक होता है और हमारा मटेरियल जो है वो 5-6 सोर्सेज से मिलकर बना होता है, बुक्स से, गूगल से, और मतलब मेन तो हम बुक्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो आप हमसे आप हमारे नोट्स भी ले सकते हो। डेली हमारी क्लासेस चलती हैं। हम हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप बताइए, हम आपको आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है बना हुआ है हमारा, उसमें भी आपको ऐड कर देंगे। तो आगे चलते हैं। ये हमारी एप्लीकेशंस है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम लोग। अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी है ऑनलाइन, तो हमारी ऐप को डाउनलोड करके भी हमारी सर्विसेज ले सकते हो। अब आगे चलते हैं। कंसर्न मस्ट बी फ्री। देखो, वॉलंटाइन नॉट फॉर इंजुरिया का डिफेंस अगर आपने लेना है, डिफेंडेंट डिफेंस लेना चाहता है, तो ये बहुत जरूरी है कि कंसेंट जो होगी प्लेंटिफ की वो फ्री होनी चाहिए। कंसेंट किसी प्रकार के फ्रॉड, फोर्स, कंपल्शन से नहीं ली जानी चाहिए। और मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के साथ फ्रॉड करता है, उसकी सहमति ले लेता है और बाद में कुछ गलत हो जाए तो बोलता है जी अब मेरी क्या गलती है इसमें, इसने सहमति दी है। भाई सहमति उसने फ्रॉड में दी है, सहमति उसने फोर्स से दी है, सहमति उसने कंपल्शन में दी है, तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। कंसेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, कंसेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द कंपल्शन। बिल्कुल भी अगर कोई बंदा सहमति दे रहा है तो अपनी इच्छा से दे, फ्रीली दे। जैसे कि केस हुआ था लक्ष्मी राजन वर्सेस मालर हॉस्पिटल लिमिटेड 1998। इस केस में क्या हुआ, जो लक्ष्मी राजन थी, एक लड़की वुमेन थी, वो हॉस्पिटल में जाती है, कोई ब्रेस्ट लंप था उसका, उसको उसने रिमूव करवाना था। वो रिमूव करवाने के लिए सहमति देती है अपनी, लेकिन उसका जो यूटेरस था उसको भी रिमूव कर दिया, जिसके लिए उसने सहमति नहीं दी थी। बाद में उसने कोर्ट में केस किया कि भाई मैंने तो ब्रेस्ट लंप को रिमूव करने को बोला था, आपने मेरा यूटेरस क्यों रिमूव किया मेरे बिना सहमति के। तो इस केस में कोर्ट ने बोला डेफिनेटली यहाँ पे कंसेंट नहीं थी, यहाँ पे सहमति नहीं दी गई थी, सहमति केवल ब्रेस्ट लंप को रिमूव करने के लिए दी गई थी, ना कि यूटेरस को। तो यहाँ पे मेडिकल डेफिशिएंसी है, मेडिकल नेग्लिजेंस है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। For maxim voluntary not fit injuria to be applied, 2 points must be proved। अगर ये वॉलंटारी नॉट फिट इंजुरिया को आपने अप्लाई करना है, 2 पॉइंट प्रूव होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, दैट प्लेंटिफ न्यू दैट रिस्क इज देयर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्लेंटिफ को पता था कि रिस्क वहां पर है। और दूसरा इसेंशियल पॉइंट क्या है कि वो रिस्क है वहां पे, वो जानता था और वो उस रिस्क को सफर करने के लिए एग्री भी हो गया। ये बड़े महत्वपूर्ण दोनों पॉइंट्स हैं। अकेला अगर एक पॉइंट होगा तो कभी भी वॉलंटारी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस नहीं मिलेगा डिफेंडेंट को। प्लेंटिफ न्यू दैट रिस्क इज देयर। अगर प्लेंटिफ को पता था कि वहां पे रिस्क है, तो केवल पता था वहां पे रिस्क है, इसका मतलब ये खुद नहीं मान लेंगे कि वो रिस्क को बेयर करने के लिए सहमत भी था, उसने अपनी कंसेंट भी दी है। If plaintiff had the knowledge that risk was there, it doesn't mean that he also agreed to bear the risk। इवन दोनों एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए। एक तो उसको नॉलेज भी हो कि रिस्क है वहां पे, जो वो सहमति दे रहा है उस काम में, और दूसरा वो उस रिस्क को बेयर करने के लिए एग्री भी हो, उस रिस्क को सफर करने के लिए एग्री भी हो। केवल नॉलेज से काम नहीं बनेगा, समझने की कोशिश करना। जैसे स्मिथ वर्सेस बेकर एंड सन के केस में हुआ था। इस केस में एक व्यक्ति मशीन के पास काम करता था, जो क्रेन थी, जिसका काम था एक स्थान से पत्थर को दूसरे स्थान लेकर जाना। हुआ क्या, एक बार उस क्रेन से पत्थर नीचे गिरा और व्यक्ति को चोट आ गई। उसने केस किया, क्रेन के मालिक जो पर्टिकुलर
कंपनी ने उसके ऊपर केस कर दिया कि आपकी कंपनी में मैं काम कर रहा था और मुझे चोट आ गई। कंपनी ने बोला ये खुद अपनी इच्छा से आया हुआ है, इसकी अपनी सहमति थी, इसको पता था यहाँ पे रिस्क है, तो मतलब इसको खुद ही एग्री हुआ है। कोर्ट ने बोला कि अगर बंदे को पता था, मेयर नॉलेज था कि वहां पे रिस्क है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसने सहमति भी दे दी है रिस्क के लिए। अब कोई व्यक्ति काम करेगा, जॉब करेगा, उसे पता होगा वहां पे रिस्क है, वो जॉब करेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि वो रिस्क को बियर भी करना चाहता है, रिस्क को सफर भी करना चाहता है। तो मेयर नॉलेज का मतलब कंसर्न नहीं होता, इस केस में क्लियर कर दिया गया। इसमें कोर्ट ने बोला मेयर नॉलेज ऑफ रिस्क इज नॉट कंसेंट, voluntary non-fit injury applies only when the plaintiff knowingly voluntarily accept the risk। यहाँ पे नॉलेज तो था बंदे को कि इस काम में रिस्क है, पर वो उस रिस्क को लेने के लिए, उस रिस्क को एज्यूम करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था। तो फर्स्ट एसेंशियल जो है वो ये है कि पर्सन को पता होना चाहिए कि वहां पे रिस्क है, उसे नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, वो उस रिस्क को बेयर करने के लिए एग्री भी हो, ये एग्री भी होना बड़ा जरूरी है। अगर एग्री वो नहीं होगा तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस उसको नहीं मिलेगा। अब वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया की दो एक्सेप्शंस भी हैं, अर्थात कब डिफेंडेंट वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस नहीं ले सकता कोर्ट में। पहला है रेस्क्यू केसेस और दूसरा है ग्रोस नेग्लिजेंस। पहले ग्रोस नेग्लिजेंस पढ़ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है। ग्रोस नेग्लिजेंस क्या होती है? आप हॉस्पिटल में गए, आपने बोला मेरी राइट आई का ऑपरेशन कर दो, मुझे दिखता नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने राइट आई का चेकअप करवाया, एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ। डॉक्टर ने बाद में ऑपरेशन कर दिया लेफ्ट आई का, ग्रोस नेग्लिजेंस कर दी। अब डॉक्टर के ऊपर आपने केस किया, आप प्लेंटिफ हो, डॉक्टर डिफेंडेंट है। अब डॉक्टर बोलता है इसने सहमति दी थी, कोर्ट बोलेगा आपने गलत ऑपरेशन कर दिया, आपने नेग्लिजेंस कर दी इतनी बड़ी, राइट साइड का ऑपरेशन करते करते लेफ्ट का कर दिया आपने, ये तो ग्रोस नेग्लिजेंस है। इसमें डिफेंस ऑफ कंसेंट नहीं मिल सकता आपको। प्लांटिन ने सहमति दी थी बट डिफेंस ऑफ कंसेंट नहीं मिलेगा। एक और ऑपरेशन लेते हैं, मान लीजिए सपोज एक व्यक्ति अपना, उसे कोई प्रॉब्लम है उसके पेट के अंदर, उसको कोई प्रॉब्लम है और उसने ऑपरेशन करवाने के लिए एग्री कर दिया। डॉक्टर साहब ने क्या किया, एक कैंची थी या कोई पर्टिकुलर सुई थी या कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट था, वो पेट के अंदर ही छोड़ दिया। बाद में पता चला 2-4 साल के बाद उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई। जब उस व्यक्ति ने केस किया डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर बोलता है इसकी सहमति थी तो मैंने ऑपरेशन किया। कोर्ट बोलेगा आपने ग्रोस नेग्लिजेंस करी है, आपको डिफेंस ऑफ कंसेंट नहीं मिलेगा। ये तो हो गया हमारा ग्रोस नेग्लिजेंस वाला। अब रेस्क्यू केसेस क्या होते हैं? रेस्क्यू मतलब किसी का बचाव करना। कभी कभी किसी का बचाव करने के लिए एक व्यक्ति खुद रिस्क बियर करता है। वहां पे देखो, समझने की कोशिश करो तो समझ आएगा आपको। मान लीजिए रास्ता एक, यहाँ पे किसी ने अपना जो घोड़ा है, अपना एक हॉर्स है, यहाँ पे छोड़ दिया है रास्ते में। उस व्यक्ति ने उसको बांधा नहीं है, उसको किसी भी रस्सी के साथ नहीं बांधा है, बस ऐसे छोड़ दिया स्ट्रीट में, अनअटेंडेड मतलब बांधा नहीं है उसको, और वो खुद यहाँ पे चला गया, व्यक्ति यहाँ पे खुद चला गया किसी घर में और यहाँ घोड़ा छोड़ गया अपना। घोड़ा यहाँ वहां भागने लगा, रास्ते में लोगों को टक्कर मारने लगा, चोट पहुंचाने लगा। अब एक मिस्टर ए है, उसने देखा कि यार ये घोड़ा तो सबको चोट पहुंचा रहा है, मैं घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लगाम पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये घोड़े के पास गया, इसने घोड़े की लगाम पकड़ने की कोशिश करी, इतना इतना करने पर इसको भी काफी चोट आ गई। जब इसको चोट आ गई, ऑब्वियस सी बात है, इसने केस किया घोड़े के मालिक के ऊपर कि तूने घोड़ा वहां पे ऐसे छोड़ दिया और तेरे घोड़े को पकड़ते 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 मुझे चोट आ गई। ये मालिक बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, इसने खुद अपनी सहमति से घोड़े को पकड़ा है, खुद आगे रिस्क में गया है, इसकी सहमति थी, खुद इसने अपनी मर्जी से घोड़े को पकड़ने की कोशिश करी, चोट इसको आई है, उसमें मेरी गलती नहीं है। मालिक ऐसा बोल रहा है, डिफेंडर बोल रहा है मेरी गलती नहीं है, मुझे डिफेंस ऑफ कंसर्न मिलना चाहिए। यहाँ पे डिफेंस ऑफ कंसर्न नहीं मिलेगा क्योंकि ये रेस्क्यू केसेस है। जब एक ही व्यक्ति और सोसाइटी को बचाने के लिए कोई रिस्क लेता है तो यहाँ पे डिफेंस ऑफ कंसर्न नहीं मिलता है। हाइंस वर्सेस हार्वुड के केस में कोर्ट ने यही बात एक्सप्लेन करी थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नोट्स आपको सामने दिख रहे हैं स्क्रीन के, खुद भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं आराम आराम से। अगर आपको हमारे नोट्स ही बाय करने हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 या 9816634276 आपको है रिटन नोट्स में मिल जाएंगे, आपको टाइप नोट्स में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने
टाइप नहीं करे हैं, हमने पहले हैंड रिटन खुद बनाए हैं, फिर उनको टाइप भी करवा दिया है। आप दोनों नोट्स हमसे ले सकते हो। आगे चलते हैं। अब दूसरा डिफेंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। देखो एक प्लेंटिफ है, और ये केस कर रहा है डिफेंडेंट के ऊपर। अगर प्लेंटिफ खुद ही गलत होगा, तो डिफेंडेंट के ऊपर जब केस प्लेंटिफ करेगा, तो डिफेंडेंट डिफेंस ले सकता है कि प्लेंटिफ खुद गलत है, प्लेंटिफ खुद रॉन्ग डूअर है, प्लेंटिफ की खुद गलती है। अगर प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर होगा, तो डिफेंडेंट को डिफेंस मिल जाएगा। द सेकंड डिफेंस अवेलेबल टू द डिफेंडेंट इन द केस ऑफ टॉर्ट इज द प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अकॉर्डिंग टू दिस डिफेंस, इफ प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज रॉन्ग डूअर, अगर प्लेंटिफ खुद गलत होगा और हैज डन सम wrongful act, या उसने खुद कुछ गलत wrongful act किया होगा, then defendant cannot be made liable for any act, तो डिफेंडेंट को हम लोग लाइबल नहीं बना सकते। इफ प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज रॉन्ग डूअर, डिफेंडेंट विल नॉट बी लाइबल। इसमें एक मैक्सिम है बहुत ही महत्वपूर्ण, वो याद कर लीजिए, एक्स टर्पी कोजा नॉन ऑरिटर एक्शियो, जिसका मतलब होता है फ्रॉम एन इमोरल कोज नो एक्शन अराइज। अगर प्लेंटिफ ने खुद कुछ गलत किया है, इमोरल किया है, तो डिफेंडेंट यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। इमोरल कोज से कोई भी एक्शन राइज नहीं होता, प्लेंटिफ केस कर ही नहीं सकता अगर वो खुद गलत है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये किसी का घर है, इसने घर के चारों तरफ चार बाउंड्री बाउंड्री करी हुई है, और बाउंड्री के ऊपर इसने शीशे की बोतल्स तोड़ के लगा दी हैं, ताकि कोई मेरी बाउंड्री बॉल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, उसको चोट आ जाए, वो पीछे हो जाए। अब एक व्यक्ति है, वो बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करता है, उसे काफी ज्यादा कांटे जो शीशे की बोतल्स थी वो शरीर में चुभ जाती हैं। जब नीचे पार गिरता है, तो यहाँ पर भी उसने क्या किया हुआ है, तार लगाई है एक, जो कांटे वाली तार है, नॉर्मल तार, उससे उसे काफी चोटें आ जाती हैं। जिसको चोटें आती हैं वो केस कर देता है घर के मालिक के ऊपर कि आपकी वजह से मुझे चोटें आ गई। कोर्ट यहाँ बोलेगा कि यहाँ पे आप खुद गलत हो, आप केस कर रहे हो, पर आप बिना उसके परमिशन के उसके घर की दीवार लांग कर कैसे जा सकते हो। इफ यू आर हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर, कोर्ट आपको कोई रेमेडी नहीं देगा, आपको कोर्ट में कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, बिकॉज यू आर हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर। ये इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन एक केस हुआ था बर्ड वर्सेस हालब्रुक। हाल ब्रुक वो बड़ा महत्वपूर्ण केस है, इसको समझिए। इसमें क्या हुआ, इसमें एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने स्प्रिंग गन लगा दी, अपनी एक लैंड है उसकी, मान लीजिए यहाँ पे, उस लैंड से लोगों को आने से बचाने के लिए स्प्रिंग गन का मतलब है पांव रखा नहीं बंदा मरा नहीं, इतना खतरनाक लगा दिया अपने अपने घर के आसपास। और वहां पे आपने कोई नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाया कि भाई हमने यहाँ घर के पास स्प्रिंग गन लगाई है, जो बिना परमिशन के आने की कोशिश करेगा वो मर भी सकता है। अब एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो उस घर में घुसने की कोशिश करता है, ठीक है, वो ट्रेस पास कर रहा है, वो गलत है, लेकिन उसके ट्रेस पास के बदले उसको इतनी इंजरी आ जाए कि वो मरने वाला हो जाए, ये भी गलत बात हो जाएगी ना। ना आपने नोटिस लगाया हुआ है। तो वर्ड वर्सेस हालब्रो के केस में यही हुआ था, जो प्लेंटिफ था वो ट्रेसपासर था डिफेंडेंट की लैंड पर, लेकिन डिफेंडेंट ने अपनी लैंड पे क्या कर दिया था, स्प्रिंग गन लगा रखी थी बिना किसी नोटिस के अपने गार्डन में, और प्लेंटिफ को उस स्प्रिंग गन के ऊपर पांव रखने पर की वजह से चोट आ गई। उसने कोर्ट में केस किया प्लेंटिफ के ऊपर, डिफेंडेंट के ऊपर केस किया, प्लेंटिफ ट्रेसपासर ने केस किया और बोला कि इसने बिना नोटिस की गन लगा रखी थी, मुझे चोट आ गई। कोर्ट ने बोला यार ये तो ठीक है, अपने घर की प्रोटेक्शन जरूरी है, ट्रेसपासर से बचना जरूरी है, पर आप तो अपना डिफेंस एक्सीड कर रहे हो, यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। अब अगला जो लास्ट आज का हमारा जनरल डिफेंस है वो है इनएविटेबल एक्सीडेंट। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर केस किया हुआ है, डिफेंडेंट डिफेंस ले सकता है कि जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है वो एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं, वही केस याद करो, पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका वाला जो पहले मैंने करवाया पीछे डिफेंस ऑफ कंसेंट में। एक लड़की किसी से लिफ्ट लेती है कि मुझे आगे तक छोड़ दो, ठीक है, वो गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी चली आगे, एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो उसी लड़की ने क्या कर दिया, केस कर दिया उसके ऊपर जो गाड़ी चला रही थी। तो गाड़ी चलाने वाली डिफेंडर ने बोला कि सर मैंने अच्छे से गाड़ी चलाई, प्रॉपर गाड़ी चलाई, बट बाई मिस्टेक, गलती से, इनएविटेबली मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे भी चोट आई। कौन चाहता है अपनी गाड़ी को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, मैं नहीं चाहती थी, ये इनएविटेबल था। तो यहाँ पे डिफेंडेंट को
इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस भी मिलेगा, वोलेंटाइल नॉन फिट इंजुरिया भी मिलेगा, इनएविटेबल डिफेंस भी मिलेगा साथ में। ध्यान सुनिए। अब एक और केस हमने पढ़ा पीछे, वो ऑटो रेसिंग क्लब वाला, हाल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। उसमें भी ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ऑटो रेसिंग क्लब देखने गया, कार वैसे प्रॉपर चलती है वहां पे ट्रैक से, एक दिन क्या हुआ, कार ट्रैक से बाहर हो गई और जाके होल को नुकसान हो गया, जो व्यक्ति था वहां पे स्पेक्टेटर। तो उसने केस कर दिया ऑटो रेसिंग क्लब के ऊपर। उन्होंने बोला कि सर हमारी गलती क्या है, हम पिछले कितने सालों से ये क्लब चला रहे हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, किसी को चोट नहीं आई, आज हमने पूरी कोशिश करी थी कुछ ऐसा गलत ना हो, पर हो गया, मिस फॉर्चून हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो भाई वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। दिस इज अनदर डिफेंस अवेलेबल टू अ डिफेंडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट मीन्स अनएक्सपेक्टेड इंजरी, जो बंदे ने एक्सपेक्ट ना करी हो। एंड इफ सेम कुड नॉट हैव बीन फोर्सीन, जो पहले बंदा देख नहीं सकता। एंड अवॉइडेड, जो अवॉइड नहीं करी जा सकती। इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर ऑन पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, इट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। जब कोई चीज आपने पहले से सोची ना हो, पहले से देखी ना हो, रीजनेबल केयर लेने के बाद भी उसे खत्म ना किया जाए, हटाया ना जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनएविटेबल एक्सीडेंट बोल देते हैं। Therefore, according to this defense, if defendant does any act but with due care and protection, defendant जब कोई काम करता है लेकिन वो केयर पूरी यूज करता है, वो ड्यू केयर के साथ काम करता है, ड्यू प्रोटेक्शन के साथ काम करता है, लेकिन फिर भी प्लेंटिफ को ना चाहते हो कुछ लॉस हो जाता है, इंजरी हो जाती है रिजनेबल केयर लेने के बाद भी, तो डिफेंडेंट डिफेंस ले सकता है इनएविटेबल एक्सीडेंट का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। केस है स्टेनली वर्सेस पोवेल। इस केस में क्या हुआ, इस केस में दो दोस्त कहां पे गए, एक शूटिंग करने गए, किसकी, फीजेंट शूटिंग। फीजेंट शूटिंग मतलब चिड़िया को शूट करने के लिए गए। मान लीजिए आप, एक फ्रेंड ने चिड़िया को शूट किया, जो वहां पर गन की जो बेसिकली जो जैसे शूट किया, वैसे जो आगे की गोली थी, जो फायर थी, वो पेड़ से टकराई, वापिस आई, और जो एक व्यक्ति था उसका दोस्त साथ में था, उसको चोट आ गई। दो दोस्त इकट्ठे गए हुए हैं शूटिंग करने के लिए, एक ने गोली चलाई, पेड़ से टकराई, वो गन की जो गोली थी वापिस आ गई, और दूसरे दोस्त को चोट आ गई। दोस्त ने केस कर दिया जिसने गोली चलाई उसके ऊपर,